हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे क्लास 10th के अर्थशास्त्र के चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। इससे पहले चैप्टर 1 से 3 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है, वह उससे पहले देख लीजिए। उसके बाद चैप्टर 4 देखिए, अच्छा समझ में आएगा। हमारी अर्थ चैप्टर 4 का नाम है हमारी अर्थ वित्तीय वित्तीय संस्थाएं। और हम देख चुके हैं कि मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें साख अथवा ऋण की जरूरत पड़ती है। हमें साख अथवा ऋण की जरूरत पड़ती है, जिसके बारे में लेसन 3 में हम लोग पढ़े थे। चैप्टर का नाम था मुद्रा बचत एवं साख। मुद्रा बचत एवं साख, जिसमें हम लोग देखे थे मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें साख अथवा ऋण की आवश्यकता पड़ती है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो जो साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति राज्य के वित्तीय संस्थाओं द्वारा संपन्न होती है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति राज्य के वित्तीय संस्थाओं के द्वारा संपन्न होती है। आज के आर्थिक जीवन में साख तथा ऋण की भूमिका महत्वपूर्ण है। आज के आर्थिक जीवन में साख अथवा ऋण की भूमिका महत्वपूर्ण है। किसी भी आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए व्यक्ति विशेष, चाहे वह कितना भी बड़े साधन संपन्न क्यों ना हो, वह अपनी उपलब्ध साधनों को माध्यम से अपने औद्योगिक और व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। स्वाभाविक रूप से ऐसे वित्तीय प्रबंधन के लिए उन्हें सरकारी अथवा गैर सरकारी वित्तीय संस्थाओं पर निर्भर करना पड़ता है। यह ध्यान रखने योग्य बात यह है कि वित्तीय संस्थाएं या तो सरकारी अथवा द्वारा स्थापित होता है एवं संचालित होती है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि वित्तीय संस्थाएं या सरकार द्वारा स्थापित एवं संचालित होती है, अथवा लोगों के सहयोग एवं सहभागिता के माध्यम से भी स्थापित होती है, जिन्हें हम अर्ध सरकारी संस्थाएं कहते हैं। लोगों के सहयोग अथवा सहभागिता के माध्यम से स्थापित होती है, उस संस्था को क्या कहते हैं? अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए एक ओर जहां सरकार द्वारा स्थापित अथवा संपोधित बैंकिंग व्यवस्थाएं साख या ऋण की उपलब्ध कराता है, वहीं अर्ध सरकारी संस्थाओं में सहकारिता के आधार पर स्थापित संस्थाएं कृषि क्षेत्र में साख को उपलब्ध कराती है। बिहार के संदर्भ में बिस्कोमान जैसी सहकारिता के संदर्भ में ऐसी संस्था जो खासकर कृषि क्षेत्र में ऋण साख या ऋण की उपलब्ध कराती है, देश के अन्य राज्यों में भी इस तर्ज पर सहकारिता क्षेत्र की संस्थाएं कही जाती है। देश के अन्य राज्यों में भी इसी तौर पर सहकारिता शीर्ष संस्था काम करती है। ऐसी संस्थाएं बैंकिंग व्यवस्था को सहकारिता की क्षेत्र की संस्थाएं कही जाती है। वर्तमान में बांग्लादेश में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं की सफलता से प्रेरित होकर हमारे यहाँ भी ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे छोटे स्तर पर आपसी सहयोग के माध्यम से साख अथवा ऋण की उपलब्धता गांव के छोटे छोटे किसानों के लिए के बाद आते हैं पेज नंबर 73।
तो गांव के छोटे किसानों के लिए गांव के गांव के छोटे किसानों के लिए कराई जाए। इस अध्ययन से में हमें वित्तीय संस्थाएं की विस्तृत चर्चा करेंगे और हमारे नित्य जीवन के में साख अथवा ऋण की उपलब्धता कराता है। उसके बाद है वित्तीय संस्थाएं। उसके बाद देखेंगे वित्तीय संस्थाएं मौद्रिक क्षेत्र में देश अथवा राज्य की ऐसी संस्था को कहते हैं जो लोग की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु हेतु साख एवं मुद्रा संबंधी कार्यों को संपादित करती है। वित्तीय संस्थाओं के द्वारा कृषि, उद्योग, व्यापार जैसी आर्थिक क्रियाओं के लिए मौद्रिक प्रबंधन किया जाता है। ये संस्थाएं समाज के आर्थिक विकास के लिए उन्हीं आवश्यकताओं को अनुरूप अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन शाखा अथवा ऋण की सुविधा प्रदान करती है। किसी भी आर्थिक और व्यावसायिक कार्य के संपन्न के लिए रुपये पैसे की आवश्यकता होती है। किसी भी आर्थिक व्यावसायिक कार्य के संपन्न करने के लिए रुपये पैसे की आवश्यकता होती है। किसी भी उद्यमी के पास इतना अधिक आर्थिक साधन नहीं होते कि वे अपनी बलबूते पर अपनी व्यवसाय को चला सके। ऐसी परिस्थिति में वित्तीय संस्थाएं उनकी आवश्यकताओं एवं मांग के अनुरूप वित्तीय साधन उपलब्ध कराती है। फिर देखेंगे वित्तीय संस्थाएं। हमारे देश में वे संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए उद्यम और व्यवसाय के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, ऐसी संस्थाओं को वित्तीय संस्था कहते हैं। ऐसी संस्थाओं को क्या कहते हैं? वित्तीय संस्था कहते हैं। मुख्यतः ये वित्तीय संस्थाएं स्वपोषित होती है। ऐसे में मुख्य वित्तीय संस्थाएं राजपोषित होती है और देश के केंद्रीय बैंक जैसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं ये दिशा निर्देश के अंतर्गत एक निश्चित मापदंड पर कार्य करती है। यह दिशा निर्देश के अंतर्गत एक निश्चित मापदंड पर कार्य करती है। उसके बाद देखेंगे सरकारी वित्तीय संस्थाएं। सरकार द्वारा स्थापित एवं संपोषित वित्तीय संस्थाओं को सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI और पंजाब नेशनल बैंक NPB, इलाहाबाद बैंक इत्यादि। अब सरकारी वित्तीय संस्थाएं कौन कौन है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक और इलाहाबाद बैंक इत्यादि। यहाँ दिए हुए हैं इत्यादि और आदि में क्या अंतर होता है कमेंट कीजिएगा। अब चलते हैं पेज नंबर 74 की दुनिया में। इत्यादि और आदि में अंतर कमेंट कीजिएगा। चलिए उसके बाद में अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं। इससे पहले हम लोग पढ़े थे वित्तीय संस्थाएं, उसके बाद हम लोग देखे थे सरकारी वित्तीय संस्थाएं, उसके बाद है अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं। ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो सरकार के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशन ऐसी संस्थाएं जो सरकार के केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशन में उसके द्वारा स्थापित मापदंडों पर समाज के लोगों के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उसे इस अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था कहते हैं। जैसे में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
बिहार राज्य जैसे में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिहार राज्य कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव बैंक, जैसे में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक। उसके बाद में देखेंगे सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं मतलब छोटे वित्तीय संस्थाएं। छोटे पैमाने पर गरीब और जरूरतमंद लोगों को स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से कम ब्याज पर साख अथवा ऋण की व्यवस्था कराने वाली संस्था को सूक्ष्म वित्तीय संस्था कहते हैं। सूक्ष्म वित्तीय संस्था किसे कहते हैं? तो छोटे पैमाने पर गरीब जरूरतमंद लोगों को स्वयं सेवी अथवा संस्था के माध्यम से कम ब्याज पर साख अथवा ऋण की व्यवस्था करने वाली संस्था को क्या कहते हैं? सूक्ष्म वित्तीय संस्था कहते हैं। इस संदर्भ में अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस का प्रथम प्रयास सराहनीय है, जो गरीब ग्रामीणों के लिए सूक्ष्म वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से उनके विकास कार्य में सहयोग करता है और इसका प्रयोग बिहार के ग्रामीण उपेक्षित क्षेत्रों में भी किया जाता है और इसका प्रयोग बिहार के ग्रामीण अपेक्षित क्षेत्रों में भी किया जाता है। उपरोक्त बातों से स्पष्ट होता है कि देश के आर्थिक विकास के लिए जितनी पूंजी की आवश्यकता होती है उसकी व्यवस्था वित्तीय संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। उपयुक्त बातों से स्पष्ट हो रहा है कि देश के आर्थिक विकास के लिए जितनी पूंजी की आवश्यकता होती है उसकी व्यवस्था वित्तीय संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक निश्चित कानूनी मापदंड के आधार पर ही ये वित्तीय संस्थाएं अपनी ग्राहकों को वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि निश्चित कानूनी मापदंड के आधार पर वित्तीय संस्थाएं अपनी ग्राहकों को वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। फिर आगे चलें, ये समस्त व्यक्ति अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान ये समस्त व्यक्ति अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो कि विकास के काम में लगे हुए हैं और जो अपने कार्यों के लिए रुपये पैसे की संस्थागत मांग करते हैं, जो अपनी कार्यों के लिए रुपये पैसे की संस्थागत मांग करते हैं, ये सभी उन वित्तीय संस्थाओं के ग्राहक हैं। अतः आर्थिक विकास के लिए वित्तीय संस्थाओं की सहभागिता आवश्यकता है। इसके बिना विकास की प्रक्रिया संपन्न नहीं की जा सकती। अब उसके आगे देखेंगे वित्तीय संस्थाओं के प्रकार। वित्तीय संस्थाओं के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। क्या क्या? तो एक में होता है राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं और दूसरा होता है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। एक राष्ट्र स्तरीय वित्तीय संस्थाएं होता है और दूसरा राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। सर्वप्रथम यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय संस्थान पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय संस्थाओं की चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, ये वित्तीय संस्थाएं जो देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करती है। साख नीतियों के निर्धारण एवं निर्देशन करती है तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्यों का संपादन करती है तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधनों के कार्य को संपन्न करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संस्थाएं कहते हैं। इसके दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं। एक में क्या होगा? एक में हो जाएगा भारतीय मुद्रा बाजार, इंडियन मनी मार्केट। उसके बाद दूसरा में हो जाएगा भारतीय पूंजी बाजार, इंडियन कैपिटल मार्केट।
उसके बाद आगे बढ़े तो हमारे देश में ऐसी मौद्रिक बाजार जहां उद्यम और व्यवसाय के क्षेत्र के लिए अल्पकालीन और मध्यकालीन वित्तीय संस्थाओं एवं प्रबंधन किए जाते हैं। उद्योग एवं व्यवसाय के लिए अल्पकालीन मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था प्रबंध किया जाता है जी उसे भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं। भारतीय मुद्रा बाजार किसे कहते हैं? उसका डिफिनेशन होगा, परिभाषा होगा हमारे देश के ऐसे मौद्रिक बाजार जहां उद्यम और व्यवसाय के क्षेत्र में अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्तीय संस्थाओं का प्रबंधन किया जाता है। ऐसे भारतीय प्रबंध किया जाता है उसे भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं। भारतीय पूंजी बाजार में भी उद्यम और व्यवसाय के लिए दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था और प्रबंध की व्यवस्था की जाती है। दीर्घकालीन व्यवस्था और प्रबंध की व्यवस्था की जाती है। सामान्यतः भारतीय मुद्रा बाजार को संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विभाजन किया जाता है। सामान्यतः मुद्रा बाजार को संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। संगठित क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक शामिल किए जाते हैं। जबकि असंगठित क्षेत्रों में देसी बैंकर जिसमें गैर बैंकिंग के वित्तीय कंपनी शामिल किए जाते हैं। देखिए विदेशी बैंक सामान्यतः भारतीय मुद्रा बाजार में संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है और संगठित क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंक, निजी बैंक और सार्वजनिक बैंक एवं विश्व बैंक शामिल किए जाते हैं। जबकि असंगठित क्षेत्रों में देसी बैंकर जिसमें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी भी शामिल होते हैं। देश के संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित 3 प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था के रूप में कार्यशील है। देश में संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित 3 प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था के रूप में कार्यशील है। और कौन कौन है? तो एक में देखेंगे केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई देश की केंद्रीय बैंक है। देश के केंद्रीय बैंक है कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। यह देश के शीर्ष बैंकिंग संस्था के रूप में बैंकिंग, वित्तीय और आर्थिक क्रियाओं के दिशा निर्देशन के संचालन में सहयोग देती है। उसके बाद में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 वाणिज्य बैंकिंग। देश में अनेक वाणिज्य बैंकों के द्वारा बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं के संचालन होता है। अधिकतर वाणिज्य बैंक सरकार के सीधे नियंत्रण में काम करती है। जिसे राष्ट्रयुक्त वाणिज्य बैंक कहते हैं। और अन्य ऐसे ही वाणिज्य बैंक हैं जो निजी क्षेत्र में वाणिज्य बैंक कहलाती है। ऐसे बैंक जिसके नाम के अंत में सीमित दायित्व एलटीडी जुड़े होती हैं वे बैंक निजी क्षेत्र की बैंक होती है। निजी क्षेत्र की बैंक कौन होती है? तो ऐसी बैंक जिसके नाम के अंत में सीमित दायित्व जुड़ा होता है वे बैंक निजी क्षेत्र की बैंकिंग होती है। और तीसरा देखेंगे तीसरा है
सहकारी बैंक। तीसरा है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक, सरकारी नहीं, सहकारी बैंक। तो देखेंगे सहकारी बैंक के बारे में। तो सहकारी बैंक सहकारिता क्षेत्र में आपसी सहयोग और सद्भावनाओं के आधार पर आपसी सहयोग और सद्भावनाओं के आधार पर अनेक वित्तीय संस्थाएं कार्यशील है। अनेक वित्तीय संस्थाएं कार्यशील है। सरकारी बैंक अलग अलग सरकारी बैंक अलग अलग राज्यों में अलग नाम से जाना जाता है। सरकारी बैंक अलग अलग राज्यों में अलग नाम से जाना जाता है। यद्यपि ये बैंक केंद्रीय बैंक आरबीआई के दिशा निर्देश पर कार्य करती है। ये जो बैंक है सहकारी बैंक, वो केंद्रीय बैंक आरबीआई के दिशा निर्देश पर कार्य करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश पर कार्य करती है, किंतु इसकी व्यवस्था का संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। किंतु इसकी व्यवस्था का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? किंतु इसकी व्यवस्था का संचालन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है उपयुक्त वित्तीय संस्थाओं के द्वारा भारत के उद्योगकर्ताओं एवं कृषक के वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसके कारण यहाँ हम बहुत सारे उद्योगी घराने का विकास हुआ है। उद्योगी घराने का विकास हुआ है, खासकर बड़े बड़े उद्योग और उसके प्रमुख उदाहरण हैं कृषक भी इन वित्तीय संस्थाओं से लाभवान होते हैं और इसके द्वारा उद्योग के विकास किया जाता है और इसके द्वारा उद्योग का विकास किया जाता है। देख लें संगठित बैंकिंग प्रणाली। संगठित बैंकिंग प्रणाली संगठित बैंकिंग प्रणाली उसके एक में है केंद्रीय बैंक। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। यह देश के शीर्ष बैंकिंग संस्था के रूप में कार्यरत है। आरबीआई कौन बैंक हो गया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन बैंक है? तो केंद्रीय बैंक है। वाणिज्य बैंकों द्वारा बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं का संचालन होता है। और तीसरा है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक अपनी सहयोग और सद्भावनाओं के आधार पर जो वित्तीय संस्थाएं कार्यशील है उसे सहकारी बैंक कहते हैं। यद्यपि ये राज्य सरकार के द्वारा संचालित होता है। यद्यपि किसके द्वारा संचालित होता है? तो राज्य सरकार के द्वारा संचालित होता है। तो केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और सहकारी बैंक आपकी आपसी सहयोग और सद्भावना के आधार पर जो वित्तीय संस्थाएं कार्यशील है उसे क्या कहते हैं? सहकारी बैंक कहते हैं। यद्यपि ये राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा। आगे देखें तो है भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय पूंजी बाजार मुख्यतः दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराती है। भारतीय पूंजी बाजार मुख्यतः दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराती है। दीर्घकालीन की मांग बड़े बड़े उद्योग घराने एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए इसका वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है। भारतीय पूंजी बाजार हो जाएगा। इसका होगा प्रतिभूत बाजार, उसके बाद उद्योगी बाजार, उसके बाद होगा विकास वित्त संस्था, उसके बाद होगा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। और प्रतिभूत बाजार का होगा प्राथमिक बाजार और औद्योगिक बाजार का होगा द्वितीय बाजार।
भारतीय पूंजी बाजार मुख्यतः 4 वित्तीय संस्थाओं पर आधारित होती है। भारतीय पूंजी बाजार मुख्यतः 4 वित्तीय संस्थाओं पर आधारित है, जिसके चलते राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक विकास जैसे सड़क, रेल, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, विद्युत उत्पादन, सुनेंगे पेज नंबर 77 की दुनिया में। तो जिसके चलते राष्ट्रीय स्तर सार्वजनिक विकास में हो जाएगा, जैसे सड़क, रेल, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, विद्युत उत्पादन संयंत्र एवं बड़े बड़े निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योग संचालित किए जाते हैं। संयंत्र एवं बड़े बड़े निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योग संचालित किया जाता है। फलस्वरूप राष्ट्र के निर्माण में इन वित्तीय संस्थाओं को काफी योगदान होता है। उसके बाद देखेंगे, वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश की मरुदंड माना जाता है। वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश की क्या माना जाता है? तो मरुदंड माना जाता है। देश के आर्थिक विकास के लिए सुसंगठित वित्तीय संस्थाओं का होना अति आवश्यकता है। यह संतोष की बात है कि भारतीय वित्तीय संस्थाएं राजधानी मुंबई में एक भी असंगठित पूंजी बाजार नहीं है। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो मुंबई में है। मुंबई में एक भी सुसंगठित पूंजी बाजार नहीं है, जिसके माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र के लिए वित्त की व्यवस्था होती है। इसके माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र के लिए वित्त की व्यवस्था होती है। भारत का यह पूंजी बाजार इतना दृढ़ है कि वर्तमान में व्यापी आर्थिक मंदी का जो दौर चल रहा है, उसमें विश्व के अन्य देशों की अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुआ है। मुंबई के जिस जगह पर इसे पूंजी बाजार का प्रधान क्षेत्र है, मुंबई के जिस जगह पर इस पूंजी बाजार का प्रधान क्षेत्र है, उससे दलाल एक्सट्रैक्ट कहा जाता है। बिहार में अब तक स्वस्थ वित्तीय संस्थाओं का संगठन नहीं हुआ है। बिहार में अब तक स्वस्थ वित्तीय संस्थाओं का संगठन नहीं हो सका है, जिसके कारण यहाँ का औद्योगिक विकास शिथिल है। बिहार के द्वारा जितने पैसे वाणिज्य बैंकों में जमा किए जाते हैं, उसका बहुत ही कम प्रतिशत यहाँ के कृषि और उद्योग के क्षेत्रों में बैंक द्वारा ऋण के रूप में दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो कृषि और उद्योग के क्षेत्रों में बहुत कम ऋण के द्वारा दिया जाता है। इस तरह स्वस्थ वित्तीय संस्थाओं के अभाव के कारण बिहार का आर्थिक विकास अधिक तेजी से नहीं हो सक रहा है, जिसके कारण वित्तीय संस्थाओं के अभाव के कारण बिहार की आर्थिक विकास तेजी से नहीं हो सका है। विगत कुछ वर्षों में बिहार सरकार के अविरत प्रयास से अब बिहार के उद्योग के क्षेत्र में बैंकों के द्वारा विनियोग की सीमा बढ़ाई गई है, परंतु अभी भी यहाँ की आर्थिक विकास की आवश्यकता और जनहित की अपेक्षा बहुत कम है। किंतु अभी भी यहाँ की आर्थिक विकास की आवश्यकता जनहित की अपेक्षा बहुत
कम है। उसके बाद देखेंगे राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं बिहार के संदर्भ में। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं बिहार के संदर्भ में हम जानते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। हम जानते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। तो बिहार की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो कृषि पर आधारित है। यहाँ 87%, यहाँ 87%, यहाँ 87% जनसंख्या गांव के निवास करते हैं। यहाँ 87% जनसंख्या गांव में निवास करती है तथा 75% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं उससे संबंधित लघु 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 कुटीर उद्योग से जुड़े हुए हैं। लघु कुटीर उद्योग से जुड़े हुए हैं कितना प्रतिशत? तो 75%। यहाँ के अधिकांश किसान छोटे और या सीमित यहाँ के अधिकांश किसान छोटे एवं सीमित किसानों के श्रेणी में आते हैं। यहाँ के अधिकांश किसान छोटे एवं सीमित किसानों की श्रेणी में आते हैं। उनके पास आय इनकम की कमी है, उनके पास आय की कमी है तथा वे अपने बचत को नहीं के बराबर रख पाते हैं। अपने जिनके पास आय की इनकम कम होगा वो अपनी बचत को नहीं के वो अपनी बचत कैसे कर पाएंगे? तो यहाँ की आय की इनकम इनका पास इनकम की कमी है, काफ़ी कमी है, जिसकी वजह से वो अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने में ही खर्च कर देते हैं और वे बचत नहीं कर पाते हैं। फलतः कृषि एवं उससे संबंधित उद्योगों में खुद अपेक्षित निवेश नहीं कर पाते। फलतः कृषि एवं उससे संबंधित उद्योग में खुद अपेक्षित नहीं निवेश नहीं कर पाते। अब उनके पास बचता ही नहीं तो निवेश कैसे कर पाते? तो नहीं कर पाते, इसके लिए उन्हें वित्तीय संस्थाएं द्वारा प्राप्त ऋण की जरूरत पड़ती है। इसके लिए उन्हें वित्तीय संस्थाओं के द्वारा प्राप्त ऋण की जरूरत पड़ती है। चलिए पेज नंबर 78 की दुनिया में राज्य में मुख्यतः 2 प्रकार के वित्तीय संस्थाएं कार्यरत है। राज्य में मुख्यतः कितने प्रकार के वित्तीय संस्थाएं कार्यरत है? तो 2 प्रकार के वित्तीय संस्थाएं कार्यरत है। एक में होगा गैर संस्थागत और दूसरा में होगा संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। इन्हीं के द्वारा साख अथवा ऋण उपलब्ध कराई जाती है। इन्हीं के द्वारा साख अथवा ऋण उपलब्ध कराई जाती है। वित्तीय संस्थागत राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं, एक में होगा गैर संस्थागत और दूसरा में होगा संस्थागत। गैर संस्थागत में आते हैं महाजन, सेठ, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार एवं अन्य। गैर संस्थागत में कौन कौन आते हैं? तो महाजन, सेठ, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार एवं अन्य। और संस्थागत में कौन कौन आते हैं? तो संस्थागत में सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियां, प्राथमिक सहकारी समितियां, कृषि भूमि विकास बैंक और व्यावसायिक बैंक। भूमि विकास बैंक और व्यावसायिक बैंक। अब राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं हैं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक में गैर संस्थागत और दूसरा में है संस्थागत। गैर संस्थागत में इन लोग आते हैं और संस्थागत में आता है सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियां और उसके बाद भूमि विकास बैंक, उसके बाद व्यावसायिक बैंक, उसके बाद क्षेत्रीय बैंक और नाबार्ड एवं अन्य। उसके बाद देखते हैं गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। महाजन आज भी गांव में ऋण प्रदान करने वाले लोकप्रिय साधन माने जाते हैं। महाजन आज भी गांव में ऋण प्रदान करने वाले लोकप्रिय साधन माने जाते हैं, क्योंकि इन महाजनों को कर्ज लेना सरल और सहज है। क्योंकि इन महाजनों से कर्ज लेना सरल और सहज है। इन महाजनों और सेठ साहूकार
ग्रामीणों को उत्पादन एवं उपयोग संबंधी सभी कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। ऐसे महाजन, सेठ, साहूकार ग्रामीणों को उत्पादन और उपयोगी संबंधी सभी कार्यों के लिए, किसी भी प्रकार के कार्य के लिए उन्हें ऋण उपलब्ध कराते हैं। ऋण देने के आधार व्यक्ति के अमानत स्वरूप उनके जमीन, जेवर जवरात एवं तथा अन्य कीमती सामानों को गिरवी रखते हैं। ऋण देने के आधार पर ऋण देने के आधार पर व्यक्ति से अमानत के स्वरूप में क्या क्या लेते हैं, तो जमीन, जेवर जवरात और अन्य कीमती सामानों को गिरवी रखते हैं। यदि समय पर ऋण की भुगतान नहीं किया जाता है तो अमानत स्वरूप उन्हें अगर समय पर ऋण की भुगतान नहीं किया जाता है तो अमानत स्वरूप रखे गए सामान गला दिया जाता है। अमानत स्वरूप रखे गए सामान को गला दिया जाता है अथवा बेच दिया जाता है। जो ऋणकर्ता के सेठ और महाजन के पास जो अमानत के तौर पर रखे थे, जो रखा जाता है जेवर जवरात एवं कीमती सामान, उसको अगर ऋण नहीं भुगतान करने पर, पैसा नहीं देने पर उनके सामानों को गला दिया जाता है अथवा बेच दिया जाता है। अमानत के बदले ऋण के लिए उन्हें ब्याज की दर सरकारी बैंकों से काफ़ी ज़्यादा होती है। उनकी ब्याज दर सरकारी बैंकों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होती है। सरकारी बैंकों में 2% 3% होता है, तो यहाँ 5% से अधिक होता है, कम से कम 5% प्रतिशत। तो इसकी अदायगी यदि समय पर ना किया जाए तो वह ऋण अदायगी काफ़ी कष्टकारी हो जाता है। यदि इनके समय पर पैसे नहीं लौटाए जाए तो वह ऋण काफ़ी कष्टकारी हो जाता है। उसके बाद देखेंगे पेज नंबर 79, पेज नंबर 79। सोशल साइंस की सभी सब्जेक्ट जैसे कि इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन का सभी सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्ले लिस्ट में है, वहां से जाकर आप देखना ना भूलें। ग्रामीणों को सहज ऋण सुविधा गांव के अन्य किसानों, रिश्तेदारों आदि से ब्याज अथवा बिना ब्याज पर भी प्राप्त होता है। ग्रामीणों को सहज ऋण सुविधा गांव के अन्य किसानों, रिश्तेदारों आदि से, हित दोस्त और रिश्तेदार जो भी है उनसे बिना ब्याज अथवा बिना ब्याज के भी ऋण प्राप्त हो जाता है, जो कि काफ़ी सरल है। इस प्रकार गैर संस्थागत स्रोतों से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने की कुल मात्रा लगभग कितना है, तो 48% है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने की कुल मात्रा कितना प्रतिशत है, तो 48% है। इसे तुलनात्मक दृष्टिकोण से पाई चार्ट के द्वारा निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। गांव के ग्रामीण की परिवारों के साख के स्रोत 2003 के औसत आंकड़े हैं। किसके कब का औसत आंकड़े हैं, तो 2003 का औसत आंकड़े हैं। तो 3% व्यवसाय और 7% रिश्तेदार और 7% दोस्त एवं अन्य और 27% सहकारी समितियां, 27% सहकारी और समितियां, 25% व्यवसायिक बैंक, 1% भूस्वामी। भी कहानी के तौर पर इसे देखते हैं। गैर संस्थागत स्रोतों द्वारा प्राप्त
ऋण पर आधारित कहानी, ऋण पर आधारित एक कहानी है। तो क्या है, तो दीनदयाल एक गरीब खेतीहर मजदूर था। दीनदयाल क्या था, तो एक गरीब खेतीहर मजदूर था। उसके पास 2 बच्चे और 3 लड़कियां हैं। उसके पास कितने बच्चे हैं, उसके पास 2 बच्चे और 3 लड़कियां हैं, यानी कि 5 बच्चे हैं। और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पति पत्नी खेतों में मजदूरी करता था। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए क्या करते थे लोग, तो खेतों में मजदूरी करते थे। इन खेतों में मजदूरी करते थे। इस मजदूरी से किसी तरह परिवार को चलाया जा पाता था। इस मजदूरी के द्वारा किसी तरह परिवार को चला पाते थे। उनकी अपनी जमीन मात्र 4 कट्ठा थी। उनकी अपनी जमीन कितनी थी, तो मात्र 4 कट्ठा थी, जिस पर साग सब्जी उपजाते थे। जिस पर क्या उपजाते थे, साग सब्जी उपजाते थे। एक बार दीनदयाल की पत्नी जोरों से बीमार पड़ी। एक बार दीनदयाल की पत्नी जोरों से बीमार पड़ी, मतलब बहुत बीमार पड़े हो गई। तो गांव में इलाज कराते कराते थक गए, और गांव में इलाज कराते कराते थक गए। देहाती डॉक्टर इसे शहर ले जाकर इलाज कराने को कहा। देहाती डॉक्टर जो थे वे शहर ले जाकर इलाज कराने को कहे। पहले खूब ठग लिए पैसा, उसके बाद कहे अब शहर जाके इलाज कराइए। तो दीनदयाल के पास इतने पैसे नहीं थे, सब पैसे तो देहाती डॉक्टर ठग लिए थे। तो इनके पास इतने पैसे नहीं थे जिससे वह इलाज करा पाते, जिससे क्या करा पाते, इलाज करा पाते। तब दीनदयाल अपनी जमीन को अपने ही किसान के पास गिरवी रख दिया। अब दीनदयाल अपनी जमीन को अपने ही किसान के पास गिरवी रख दिया, जिनके खेतों में मजदूरी करके परिवार को भरण पोषण करते थे, उन्हीं के पास गिरवी रख दिया। जमीन के ऊपर उसने 2000 जमीन के ऊपर उन्हें 2000 10% प्रति माह के ब्याज पर कर्ज शुद्ध ब्याज के साथ दिया। उनके जमीन पर रखकर 2000 रुपये 10% की ब्याज पर, कितना प्रतिशत की ब्याज पर, तो 10% की ब्याज पर इलाज कराकर जब वह शहर से लौटा, तो इलाज करा लिए और शहर से लौटे तो दीनदयाल की हालत काफ़ी खस्ता हो चुका था। जब दीनदयाल शहर से इलाज करा के लौटे तो दीनदयाल की हालत काफ़ी खस्ता हो चुका था। उसके पास काफ़ी दिन तक किसानों को पैसा वापस नहीं कर सका। उसके बाद काफ़ी दिनों तक किसान को पैसा वापस नहीं कर पाया। फलतः किसान उसकी ज़मीन को अपने नाम करवा लिया। फलतः क्या करवा लिया, किसान उसकी ज़मीन को अपने नाम करा लिया। 4 कट्ठा तो ज़मीन ही था, जो उसमें सब्जियां उपजाता था, उसको भी किसान अपने नाम करा लिया। अब देखिए, इस छोटी कहानी से यह पता चलता है कि यद्यपि इस तरह के गैर संस्थागत स्रोत से ग्रामीण किसानों को जरूरत पड़े तो ऋण तो उपलब्ध हो जाता है, परंतु अत्यधिक की दर पर महाजन द्वारा दिए गए इस प्रकार के यत्न से गरीब मजदूरों को अत्यंत शोषण होता है। इस प्रकार से यह सिद्ध हो रहा है कि उन्हें तो महाजनों के द्वारा, वो अपने जमींदारों द्वारा तो पैसे तो ले लिए, लेकिन उन पैसे नहीं लौटाने की वजह से उनकी जमीन को बेचना पड़ा, उस किसान के नाम करना पड़ा। अगर वह गैर संस्थागत स्रोतों से उपयोग करते तो इतना शोषण नहीं करना पड़ता। इसके बाद की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संस्थागत वित्तीय स्रोत। संस्थागत वित्तीय स्रोत के कितने प्रकार के हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे इसके बाद की वीडियो में। 10th की अच्छी से अच्छी तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।